पंचायत चुनाव को लेके खबरें आ रही हैं लगातार कि शायद पंचायत चुनाव अब नहीं होंगे और विधानसभा चुनाव के बाद होंगे या विधानसभा चुनाव के साथ साथ भी हो सकता है, हालांकि बाद ही होंगे, उसकी संभावनाएं ज्यादा है। वहीं तमाम बड़े नेता बंगाल के चुनाव में हैं, पर उत्तर प्रदेश में, खासतौर पे पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम बैठे हैं, बात कर रहे हैं कि अब गांव गांव जो एक चर्चा है वो पंचायत चुनाव से हटके वो विधानसभा चुनाव पे आ गई है। जगह जगह समीकरण घड़े जाने लगे हैं, कौन कैंडिडेट होगा इस पर बात होने लगी है। पिछले दिनों कई ऐसे मामले हुए, दादरी में अखिलेश यादव ने बड़ी रैली की, राष्ट्र जाट संसद का कार्यक्रम यहाँ पे हुआ, मुख्यमंत्री लगातार एक्टिव है, आने वाले दिनों में कई सभाएं। मेरे साथ हैं डॉक्टर रविंद्र प्रताप राणा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के मामलों के जानकार भी हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे इन मामलों में कि आखिर जो ये अंदर खाने, रविंद्र राणा जी, ये जो राजनीतिक मैं कह रहा हूँ खिचड़ी एक तरह से पक रही है। मैं पिछले हफ्ते जितने कार्यक्रम में गया हूँ, इन दिनों खासतौर से शादियां तो कम हो रही हैं, लेकिन जो भी एक तरह से मैं कहूँ 13वीं है इस तरह के प्रोग्राम में, वहां बैठते ही अगर कोई चर्चा पहली बार होती है तो वो विधानसभा चुनाव हो जाती है। ये भी बात सही है कि पंचायत चुनाव चर्चा थोड़ी सी कम हुई है। तो आपको क्या लगता है कि क्या सरकार पंचायत चुनाव करा देगी या विधानसभा की बात करेगी? देखिए, अभी जो परिस्थितियां हैं वो ये बताती हैं कि पंचायत चुनाव होने की संभावना नहीं है, वो विधानसभा चुनाव के बाद होंगे। वो दरअसल जनगणना का काम शुरू होने वाला है। इसके अलावा इस समय जो है, आप देखिए कि जो पंचायतों में रिजर्वेशन की पॉलिसी है वो फाइनल नहीं हुई है। इसके अलावा जो वोटर लिस्ट है वो अभी फाइनली पब्लिश नहीं हुई है पंचायत चुनावों की। तो कई सारे बड़े ऐसे फैक्टर्स हैं जो जमीन पे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि अभी इनकम्प्लीट हैं और वो तैयारियां पूरी नहीं हुई हैं। ऐसे में महत्वपूर्ण बात है कि ये हाई कोर्ट में भी है इशू। एक रिट हाई कोर्ट में गई कि साहब पंचायत चुनाव नहीं करा रही है सरकार, समय पर पंचायत चुनाव हो। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश सरकार वहां पर ये फाइल कर देगी कि साहब ये नेशनल प्रोग्राम है जनगणना का, और ऐसे में चूंकि जनगणना में पूरे स्टेट की मशीनरी लगती है, वही मशीनरी जो इलेक्शन में लगती है, इसलिए पंचायत चुनाव के विधानसभा से पहले होने की जो संभावनाएं हैं वो बेहद कम हो गई हैं। और अक्टूबर नवंबर में एमएलसी इलेक्शंस होने हैं, स्नातक और शिक्षक के, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के पहले। अक्टूबर नवंबर से जो राणा जी, हम बेसिकली जो हमने चर्चा कर रहे हैं, चर्चाओं पे कर रहे हैं। आज हमने तय किया दोनों साथियों ने मिलकर कि हम जो चर्चा है सर उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा पिछले कुछ दिनों से ये भी चल रही है कि क्या सरकार चुनाव में थोड़ा पहले जा सकती है विधानसभा चुनाव में। हाँ, कई सियासी दिनों से चर्चा चल रही है कि नवंबर में भी हो सकता है। सियासी हलकों में दरअसल संकेतों का बहुत महत्व होता है सियासत में, और नेताओं का जो गेस्चर पोस्चर है, उनके जो एक्ट हैं, वो जो काम करते हैं, वो हर वक्त उनकी पोजीशनिंग हर वक्त जो है वॉच की जाती है और उसके मायने निकाले जाते हैं। दरअसल एकदम जिस तरह से तेजी आई है उत्तर प्रदेश में, आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी मेरठ में रैपिड ट्रेन का उद्घाटन करके गए, 82 किलोमीटर के ट्रैक पे अब ये चलने लगी है। उसके बाद जेवर में एयरपोर्ट का उद्घाटन हो गया। हालांकि एयरपोर्ट पे उड़ानें अभी शुरू नहीं हुई, लेकिन उसका उद्घाटन हो गया। इसके बाद हम देख रहे हैं अभी 14 तारीख को दिल्ली दून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने जा रहा है, और एक ही दिन में 3 बड़े कार्यक्रम होने जा रहे हैं इस पूरी बेल्ट में, जो एनसीआर की बेल्ट जिसको कहें कि दिल्ली से दून के बीच। एक वक्त ये अविभाजित मेरठ था। अंग्रेजों के जमाने में मेरठ से ही कंट्रोल होता था, देहरादून से लेकर के और दिल्ली तक का इलाका, शादरा तक का इलाका। तो इस पूरे इलाके में आप देखिए कि एक ही तारीख में प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड में जनसभा करने जा रहे हैं दिल्ली दून एक्सप्रेसवे के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर में होंगे, और रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम वो दिल्ली में होंगी। एक ही दिन में जबरदस्त घमासान होने जा रहा है। दूसरा ये कि उसके ठीक पहले 13 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर में होंगे, और वहां वो उनके साथ आरएलडी चीफ जैन सिंह भी होंगे, चौधरी जैन। और दोनों मुजफ्फरनगर की धरती पर एक साथ जो है एक रैली करने जा रहे हैं, बेसिकली रोजगार मेले के साथ साथ। सरकारी कार्यक्रम है रोजगार मेले का, लेकिन आरएलडी और बीजेपी दोनों वहां पर मास गैदरिंग के लिए लगे हुए हैं। तो और 17 तारीख को नोएडा अथॉरिटी का स्थापना दिवस है। उन्होंने भी नई बिल्डिंग में दफ्तर शिफ्ट किया है, कई हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स पे काम किया उन्होंने। तो ये संभावना है कि मुख्यमंत्री शायद 17 तारीख को, अभी उनका फाइनल प्रोग्राम नहीं आया है, तो नोएडा में हो सकते हैं। तो एक तरह से आप देखिए कि पिछले 15-20 दिनों के भीतर, या पिछले 1 महीने के भीतर कहें, जिस तेजी से गतिविधियां बढ़ी हैं नेताओं की वेस्टर्न यूपी में, और अखिलेश यादव भी एक तरह से चुनावी शंखनाद रैली कर चुके थे। मैं उसी आ रहा हूँ राणा जी। देखिए,
पश्चिम के बारे में जो हालांकि जो पश्चिम के लोग हैं वो तो जानते हैं, बट सबको जानना जरूरी है कि जब भी विधानसभा या लोकसभा चुनाव होते हैं तो उसका सिस्टम कुछ ऐसा बना हुआ है, हम जब से हमने देखा तब से तो कह सकते हैं राणा जी कि पहला चरण पश्चिम उत्तर प्रदेश से रहता है, लोकसभा चुनाव का भी और विधानसभा चुनाव का भी। और इसमें खास बात यह है राणा जी की जो हमने और आपने कई 5-6 सिलेक्शन देख लिए अब तक, कि जो ट्रेंड एक तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश से बना है अब तक वो चला है, वही पूरे प्रदेश में गया। हम लोग जब 2014 में थे, हम लोग आप लोगों ने साथ में रिपोर्टिंग की उस वक्त अलग अलग संस्थानों में, तय हो गया था कि भाजपा पश्चिम की 10 में से 10 सीट जीत सकती है और ये आंकड़ा उत्तर प्रदेश में 70 से ऊपर जा सकता है। वैसा ही हुआ। वही अब के अगर हम देखें जाके 24 में, तो 24 में लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ, ये आइडिया हो गया था कि यहाँ नुकसान हो रहा है। कैराना हार सकती है बीजेपी, सपा जीत सकती है, सहारनपुर हार सकती है, चंद्रशेखर वहां जीत सकते हैं। आरएलडी के साथ ये भी ये क्लियर होगा था चंदन चौहान जीतने की स्थिति में, मेरठ में टफ फाइट है और बीजेपी को एडवांटेज है, मतलब लगभग लगभग चीजें तय हो चुकी थी। और जब यहाँ आइडिया हुआ कि ये आधी आधी सीटें हो रही हैं, तब लगभग ये समझ में आ गया था कि पूरे प्रदेश में भी ये आंकड़ा अब भाजपा के लिए मुश्किल हो जाएगा पिछले को पाना। लोकसभा में भी बस यही स्थिति रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में आरएलडी साथ थी सपा के, तो इन इलाकों में काफी अच्छी बढ़त मिली जो सीटों को बढ़ाने में सपा की मदद भी करी। अब मैं ये कहना जा रहा हूं कि ये जो घमासान अभी उत्तर प्रदेश की हम विधानसभा की बात कर रहे हैं, ये पश्चिम से ही चल रहा है। अखिलेश यादव ने दादरी में बेशक चाहे उसका नाम भाईचारा या इस तरह के रैली थे, पर सबको अंदर खाने के सभी को पता था कि वो गुर्जर समाज को इकट्ठा करने के लिए। राजकुमार भाटी तो कई बार कहा उन्होंने कि ये चुनावी शंखनाद भी है और जातिगत ढंग से भी, चूंकि आदेश है सुप्रीम कोर्ट के, उसको जातिगत नाम नहीं दे सकते थे, लेकिन यही बात थी कि उन्होंने एक तरह से गुर्जर समाज के तमाम नेताओं को खड़ा करके ये कोशिश करी देने की कि जो जैन चौधरी के जाने के, जैन सिंह अब चूंकि वो लिखने लगे, उनके जाने के बाद अगर जाट वोटर भाजपा के साथ जाता है तो एटलीस्ट एक बिरादरी ऐसी वो रख ले अपने पास जो उनको वेस्ट में टिका सके। इसलिए उन्होंने तमाम गुर्जर नेताओं को बढ़ावा दिया। वहीं इसी बीच में एक कार्यक्रम हो गया मेरठ में जाट संसद का। वहां एक अलग तरह का नजारा देखने को मिला कि मंच पे संजीव बालियान थे और दूसरे लोग थे। वहीं भगवंत मान ने कुछ बातें ऐसी कही जो सरकार विरोधी थी या भाजपा के लिए असहज हो सकती थी। फिर उस पर एक अलग तरह आरएलडी को उससे अलग चिंता हुई। देखिए तो मानेगा राणा जी को एक सफल कार्यक्रम रहा था। काफी भीड़ जुटी थी उसमें, पश्चिम के काफी जाट समुदाय के लोग जुटे थे, नेता तो अलग मसला जो बुलाए थे। उसको लेकर आरएलडी को मुझे लगा कि उसमें तमाम अलग नेताओं ने फिर खंडन किए, जो उसके संयोजक थे पलसानिया, उनको लेकर और दूसरी बातें हुई। यानी कि सबको कहीं ना कहीं चिंता इस बात की चल रही है कि ये वोट बैंक उनसे चला ना जाए, अपने पास आ जाए। और ये पश्चिम की गतिविधियां, आपको क्या लगता है जो चीजें हो रही हैं ये कितना और कैरी फॉरवर्ड करेंगी चुनाव तक? देखिए, समाजवादी पार्टी की बात करें तो उन्होंने नोएडा के बाद अगली गुर्जरों की बड़ी रैली फिक्स कर दी है सहारनपुर में। अच्छा। और इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेल्ट में सहारनपुर और नोएडा दोनों गुर्जर पॉलिटिक्स का गढ़ माने जाते हैं। अगर हम देखें पिछले इलेक्शंस के ट्रेंड्स को, तो आमतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये जो दो किसान जातियां हैं, बहुत सारी किसान जातियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं, लेकिन खास तौर पर गुर्जर और जाट दोनों पिछड़े वर्ग से आते हैं। और इन दोनों जातियों को हर दल अपने अपने पाले में खींचने की मशक्कत अपने ढंग से करता है। और ये जातियां भी अपनी कैपेसिटी को एक्सप्लोर करने की कोशिश करती हैं इलेक्शन के पहले। ये दोनों तरफ से होता है। और इन दो जातियों पर फोकस इसलिए ज्यादा होता है कि इनके पास एक वोकल कैपेसिटी होती है कि ये दूसरे वोटर्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, गांव में कहीं ना कहीं मोबिलाइज करने में एक हद तक रोल प्ले करते आए हैं। उसी को देखते हुए ये होता है। तो समाजवादी पार्टी पूरी तरह से गुर्जरों को अपने साथ इंटैक्ट करने की कोशिश में है। और इस वक्त पिछले लगभग एक डेढ़ दशक की बात करें तो जाटों की जो पॉपुलेशन है वो गुर्जरों के कंपैरिजन में वेस्टर्न यूपी में ज्यादा है। यहां अगर देखें तो गुर्जर पॉपुलेशन सहारनपुर से लेकर के नोएडा के बीच में है। और जाटों की पॉपुलेशन की बात करें तो बागपत से लेकर आगरा तक है। आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली, ये जो मंडल हैं इनमें गुर्जर पॉपुलेशन बहुत ही कम है और जाट्स इसमें हैं सब में। तो यहाँ बेसिकली भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में है। और जब से आरएलडी चीफ जयंत चौधरी उनके साथ आए हैं तो वो ये मान के चल रहे हैं कि जाटों का एक बड़ा हिस्सा उनके साथ रहेगा। यहां से एक अंतर्विरोध भारतीय जनता पार्टी के भीतर पैदा हुआ। उन्होंने चूंकि
जब चौधरी अजीत सिंह और चौधरी जयंत सिंह जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे थे या किसान आंदोलन का समय था, तो उस वक्त इस पूरी बेल्ट में उन्होंने अपने जाट नेताओं को खड़ा किया। बागपत से डॉक्टर सत्यपाल सिंह को आगे बढ़ाया, 2 बार वो एमपी रहे। डॉक्टर संजीव बालियान मुजफ्फरनगर में मोर्चा संभाले हुए थे। तेजिंदर निर्वाल शामली के एमएलए थे। उमेश मलिक जो है बुढ़ाना के एमएलए थे। राजकुमार चाहर बागपत में एमपी रहे। तो इस तरह से जाट नेताओं को भूपेन्द्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, मोहित बेनीवाल को वेस्टर्न यूपी का अध्यक्ष बनाया। तो जाटों को एक तरजीह दी भारतीय जनता पार्टी ने, ताकि उनके अपने नेता खड़े हो सकें और जाट वोट उनके साथ मोबिलाइज हो सके, क्योंकि 13 के दंगों का इफेक्ट था और उसका रिजल्ट भी उन्हें मिला। हाँ बिल्कुल, उन्हें फायदा हुआ उसका। हाँ, लेकिन जब जब पिछला 2024 का लोकसभा चुनाव आते आते भारतीय जनता पार्टी को लगा कि ये जो अपने जाट नेता हैं ये 100% जाट वोटर्स को मोबिलाइज करने की कैपेसिटी में नहीं है, क्योंकि किसान आंदोलन ने बड़ा डैमेज किया और जयंत चौधरी उसमें एक सक्रिय भूमिका निभा रहे थे भारतीय किसान यूनियन के साथ, और जो एसकेएम वहां पे लड़ रहा था मोर्चों पे उसके साथ भी समय समय पर अपना समर्थन भी दे रहे थे, बयान भी जारी। निश्चित तौर पे, और हाथरस की घटना हो चाहे और कई सारी चीजें हों जिनसे उनके प्रति एक सहानुभूति बन रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि बिना इनको साथ लाए 100% जाटों को मोबिलाइज करना आसान नहीं होगा। इस मंशा से वो जयंत चौधरी को अपने साथ लेके आए। इसके बावजूद भी हालांकि वो कई महत्वपूर्ण सीटें हार गए। हरेंद्र मलिक, समाजवादी पार्टी ने उनको उतारा मुजफ्फरनगर में, वो भी जाट कैंडिडेट थे तो वो जीत गए। डॉक्टर संजीव बालियान फिर भी नहीं जीत पाए इस गठबंधन के बावजूद भी। तो आप समझिए कि कितना भारी नुकसान हो सकता था भारतीय जनता पार्टी को अगर वो आरएलडी को साथ नहीं लेती उस वक्त। आप मुजफ्फरनगर के नतीजों से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अब दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने, ऐसा नहीं है कि वो केवल गुर्जरों पे काम कर रही है, वो पीडीए पे काम कर रहे हैं, और पीडीए में वो जाटों को भी फ्री हैंड नहीं छोड़ रहे हैं कि वो उन्होंने ऐसा मान लिया है कि जाट्स जो है 100% उधर शिफ्ट हो जाएंगे। एक बड़ा अच्छा रोचक बात है, पिछले दिनों अब चूंकि चुनाव आने वाले हैं और पाला बदलने का सबके एक तरह से शुरुआत हो चुकी है। बड़ा सरप्राइज था, मुझे लगा कि जो आपने कहा, पहले मुझे लगता है कि सपा गुजरों पे ज्यादा जोर दे रही है, बात तो सही है, लेकिन बिजनौर में मैंने खासतौर देखा कि कई ऐसे नेता हैं, बहुत अलग अलग तरह के चेहरे हैं, जिन्होंने पिछले दिनों जाट नेताओं ने सपा ज्वाइन की। हरेंद्र मलिक के साथ आए कई लोग हैं जो पहले प्रमुख रहे हैं, सक्रिय राजनीति, जिला स्तर पर सक्रिय राजनीति में रहे। तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज था कि जब जयंत चौधरी उधर चले गए हैं, बड़ा जाट भाजपा के बड़े वोटर भी रहे और जाट वोटरों के दम पे ही भाजपा ने शानदार मतलब विजय भी हासिल की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ये भी मैं समझना चाहूंगा राणा जी कि ये शिफ्ट कैसे है। जब जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक का निधन हो गया और उसके बाद ये सवाल उठा कि साहब उनका अंतिम संस्कार प्रोटोकॉल के साथ नहीं हुआ जिसके वो हकदार थे, इसको मुद्दा बनाने में समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी और इसके लिए बाकायदा टीम बनी। हरेंद्र मलिक ने उस टीम को मोबिलाइज किया और वो बुलंदशहर तक जाके सभाएं की उन्होंने। मेरठ में सभा हुई, मुजफ्फरनगर में सभा हुई। अपने लेवल पर वो जहां जहां इस मुद्दे पर जाटों के दिल में भारतीय जनता पार्टी के बीच, भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक नाराजगी का भाव पैदा कर सकते थे, वहां वहां उन्होंने कोशिश की। पिछले दिनों आपने देखा अमरोहा के एमएलए हैं समरपाल सिंह, उन्होंने भी विधानसभा में बहुत मुखर होकर के बातें कही। तो जो जाट नेता हैं उनको भी, दरअसल वेस्टर्न यूपी में इस बार समाजवादी पार्टी नई पॉलिसी के साथ काम कर रही है। आमतौर पर यहाँ ये होता है कि मुस्लिम कैंडिडेट्स ज्यादा आ जाते हैं तो पोलराइजेशन हो जाता है, तो उसको काउंटर करने के लिए समाजवादी पार्टी इस बार कई नए प्रयोग करने जा रही है। वो पीडीए के हिस्से से कैंडिडेट्स लाएगी ज्यादा, जिसमें अल्पसंख्यकों का वेस्टर्न यूपी में हिस्सा कम हो सकता है। लेकिन दूसरा ये कि हाल में उन्होंने अभी देखिए नवाब कोकब हमीद के बेटे अभी 3 दिन पहले ही शनिवार को मिलके आए अखिलेश यादव से। नवाब कोकब हमीद पर्यटन मंत्री रहे उत्तर प्रदेश सरकार के, बागपत से वो लगातार जीतते रहे और वो कांग्रेस के नेता हैं इस वक्त। 2 चुनाव वो बागपत से लड़ चुके, दोनों लूज किए उन्होंने, एक आरएलडी से लड़ा था, एक बीएसपी से लड़ा था। तो समाजवादी पार्टी की कोशिश ये है कि जो मुस्लिम चेहरे आए वो ऐसे हों जिनका नाम 2013 के दंगों में कहीं ना जुड़ा हो, जो दागदार ना हो, जो नीट एंड क्लीन फेस हो। ऐसे कुछ चेहरों को वो तरजीह देंगे वेस्टर्न यूपी में। नहीं, लेकिन मैं इसमें बीच में एक बात टोक रहा हूँ। देखिए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा, हम जो चर्चा कर रहे हैं उन बातों पर चर्चाएं चल रही है। एक चर्चा ये भी चल रही है जहां हम लोगों के बीच में बैठते हैं कि अगर सपा ने ऐसा किया, जो जिसकी संभावना है समाजवादी पार्टी ऐसा कर सकती है कि वो हिंदू चेहरे वेस्टर्न यूपी में ज्यादा उतारे और चुनाव को पोलराइज
तरह से ना होने दे। अभी हम लोग जब आप और हम आ रहे थे तब भी रास्ते में एक सज्जन मिले थे जिन्होंने साफ कहा कि दक्षिण में अगर कोई हिंदू चेहरा होगा, मेरठ दक्षिण की बात करें तो चुनाव बड़ा कड़ा हो जाएगा। पर वही एक चर्चा ये भी है कि ऐसे में अगर बसपा ये प्रयोग करेगी, करना भी चाहिए कि मुस्लिम वोटर काफी हैं, दलित वोटों की संख्या वेस्टर्न यूपी में एससी एसटी जातियों की काफी है, वो मुस्लिम कैंडिडेट उतार देगी। तो क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि सपा की जो रणनीति है, जो उनका एक तरह से ट्रम्प कार्ड जैसा दिखता है जब इधर की तरफ देखते हैं, वो एक तरह से दो धारी तलवार पे आ जाएगा? बहुजन समाज पार्टी क्यों, आजाद समाजवादी या पार्टी भी बिल्कुल, कुछ आप कैंडिडेट आजाद उतार समाज सकती पार्टी है, बात करते हैं, ओवैसी ओवैसी कुछ प्रत्याशी ओवैसी उतार सकते उतार हैं। सकते हैं, बिल्कुल। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चूंकि अल्पसंख्यक मतदाताओं की संख्या इस पूरी बेल्ट के 6 मंडलों में, 6 और कमिश्नरी अल्पसंख्यक में, मतदाताओं के मन में भी तो ये बात आ सकती है कि भाई वो दो कैंडिडेट उधर से खड़े हैं बरादरी के, ये हमारा अकेला है, हम भारी संख्या में हैं, हम जिता सकते हैं, तो वो डिवाइड भी तो हो सकता है, सोचिए। निश्चित तौर पे इसका जोखिम बना रहेगा। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि अब राजनीतिक चेतना बहुत बड़ी है। आप गांव में दूर बैठे हुए एक सामान्य आदमी से, मजदूर से, किसान से आप नेशनल पॉलिटिक्स में जो चल रहा है उसके बारे में बातें कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ईरान का जो युद्ध चल रहा है उसके अपडेट्स भी उसके पास होते हैं। तो ऐसे में मेन बात ये होती है कि समाजवादी पार्टी कितना मजबूती से कैंपेन को लीड कर पाती है, अपनी बात पहुंचा पाती है कि वो सरकार बदल रहे हैं, बदलने जा रहे हैं। अभी तक देखने आप दादरी की सभा देखिए, अखिलेश यादव ने बहुत आक्रामक तरीके से वहां पर भाषण दिया। और प्रधानमंत्री मोदी उसके ठीक एक दिन पहले, उसके कुछ दिन पहले जो उन्होंने सभा की वहां पर जेवर एयरपोर्ट का जो इनोग्रेशन किया उन्होंने अखिलेश यादव की रैली के पहले, तो वहां से उन्होंने कुछ हमले किए प्रधानमंत्री मोदी ने समाजवादी पार्टी के ऊपर। उन्होंने कहा कि नोएडा को इन्होंने लूट का एटीएम बना दिया था। उन्होंने कहा कि साहब ये नोएडा आने से डरते थे अंधविश्वास की वजह से। तो अखिलेश यादव ने एक एक बिंदु का जवाब दिया उस पर प्रधानमंत्री के। और उन्होंने शुरू कहां से किया, वो शुरू किया उन्होंने जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का डिस्प्यूट, जो ड्रोन उसका आया था, जो एक एआई सबमिट हो रहा था उसके भीतर, और फिर जिस तरह से उसकी एक स्टूडेंट ने वीडियो वायरल किया और वो पब्लिक डोमेन में आ गए कि साहब ये जो है बच्चों को भेजा जा रहा है वहां पर रैली में और उसके बदले 2 दिन की छुट्टी दी जा रही है। कोई बिंदु वेस्टर्न यूपी का अखिलेश यादव ने नहीं छोड़ा जिसको टच नहीं किया हो। तो अगर अखिलेश यादव ये टेम्पो मेंटेन रखते हैं और कांग्रेस के साथ उनकी एक अंडरस्टैंडिंग फाइन बनती है और ये परसेप्शन जाता है कि यही धड़ा है जो सत्ता को चुनौती दे सकता है, यही सत्ता को बदल सकता है, अगर बदलती है तो तब निश्चित तौर पर यह कंफ्यूजन दूर होगा। फिर मुस्लिम मतदाता कंफ्यूजन में नहीं होगा। और बहुजन समाज पार्टी तो आप देखिए कि लगातार उनका वोट बैंक कमजोर हुआ है और वो लगातार जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक हैं और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के सॉफ्ट हैं, उससे भी मुस्लिम मतदाताओं के उनकी तरफ जाने की संभावनाएं कमजोर पड़ी हैं। भले ही वो प्रत्याशी उतार दें, लेकिन इस बेल्ट में चंद्रशेखर भी एक फैक्टर होंगे और ओवैसी भी एक फैक्टर होंगे। और ये देखने वाली बात होगी कि क्या कोई नया गठबंधन शेप लेता है, क्या चंद्रशेखर आजाद सपा के साथ आ जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं होता कि ओवैसी के साथ चंद्रशेखर का एक कोएलिशन हो जाए, क्योंकि कुछ नए गठबंधन आकार ले सकते हैं उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में। तो अगर कोई नया गठबंधन शेप लेता है, कोई थर्ड फ्रंट जैसा बनता है, तो ये बीजेपी के लिए कंफर्टेबल सिचुएशन होगी। राणा जी, आपने सपा की स्ट्रेटजी के बारे में तो बात की, लेकिन देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश, हम सवाल दर्शकों के मन में भी आ सकता है कि अभी चुनाव में बहुत दिन है, काफी समय है, और चूंकि हमने तय किया कि जो चर्चाएं चल रही हैं ग्राउंड पर, सारी चर्चाओं को हम शेयर करेंगे अपने पाठक वर्ग के साथ, पाठकों के साथ, दर्शकों के साथ। नहीं, यहाँ मेरी आपसे सहमति भी है। जी। चुनाव में वक्त लंबा जरूर है दिखने में, लेकिन नेताओं की जो गतिविधियां हैं वो ये बताती हैं कि वो इलेक्शन में कूद चुके। उसी पे मैं आ रहा हूँ। देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश अब में अपराध एक बड़ा मुद्दा रहा है। मुजफ्फरनगर दंगे ने इस देश की सियासत बदली, प्रदेश की नहीं देश की सियासत बदली। छेड़छाड़ भी उसी का एक हिस्सा रहा, अंग रहा। और भाजपा ने खासतौर से जिस चीज को मजबूती से भुना है पिछले 2 चुनाव में, वो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बहुत मजबूती से कंट्रोल किया और तमाम बड़े बदमाशों इनकाउंटर हुए, पकड़े गए, जेल गए, कोई गैंगवार भी पहले जैसी अब नहीं बची है। दूसरा डेवलपमेंट भी, भाजपा इस बात को कहेगी, कहना भी चाहिए कि मेरठ को रैपिड रेल दी, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे दिया, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे दे रहे हैं, गंगा एक्सप्रेसवे दे रहे हैं। और शायद आप मेरठ को अगर हम पश्चिम का गढ़ मान लें तो मेरठ से जाने वाला अब शायद कोई ऐसा रास्ता होगा राणा जी जो पहले की तरह टूटा हुआ हो
मैं नहीं कह रहा, अखिलेश यादव के टाइम में भी कई काम हुए थे, मेरठ करनाल रोड बनी थी, लेकिन जिस तरह का जाल विकास का खास तौर से इन दिनों, पिछले दिनों सड़कों का जाल मैं कह सकता हूँ फैला है, लॉ एंड ऑर्डर कम हुआ है, ऐसे में सपा के पास तो कुछ नया है नहीं। अब जो पिछला नैरेटिव था उसे काउंटर करने के लिए है तो क्या, जातिगत समीकरण। और अभी हम बात कर रहे थे कि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे जातिगत समीकरण या नाराजगियां कुछ मुद्दों पे आके थम जाती हैं। पश्चिम में कई ऐसे मामले जहां लोगों में नाराजगी हो सकती है, जो आवारा पशु इसका एक बड़ा उदाहरण है, पर कहीं ना कहीं लोगों में एक बात का ये भी है कि हाँ, लॉ एंड ऑर्डर पहले से बेहतर हुआ, तो पीडीए जो है वो कैसे काट करेगा इसकी, पश्चिम में खास तौर से। देखिए, मुझे लगता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कभी इन इश्यूज पे जितने भी आपने गिनाए हैं, कभी कोई इलेक्शन हुआ नहीं, पास्ट में जाए तो। और खास तौर पे 13 के दंगों के बाद मुजफ्फरनगर के, वो कम्युनल पोलराइजेशन पे इलेक्शन होता रहा। और हमेशा आप देखिए कि देश में मंडल और कमंडल की जो पॉलिटिक्स है वही हावी रही है मुद्दों के बजाय। और हमेशा कमंडल का जो काउंटर है वो मंडल होता है। मंडल से यानी कि जो धार्मिक ध्रुवीकरण है उसकी काट हमेशा से जातीय ध्रुवीकरण ही होता है। तो ऐसे में इस बार का जो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है वो धार्मिक ध्रुवीकरण पे जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 24 का लोकसभा चुनाव भी धार्मिक ध्रुवीकरण पे नहीं गया पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में, इसीलिए पीडीए का फॉर्मूला चला और बड़ी सफलता लेकिन उत्तर अभी प्रदेश के में। सिनेरियो में हम जातीय ध्रुवीकरण की बात करें तो भाई जाट एक बड़ा वोटर वर्ग है वेस्ट यूपी में। हालांकि कुछ कुछ बिरादरियों का अब इस बात पे आपत्ति आने लगी है कि अब लोग जाट लैंड कहने पे कुछ दूसरी बिरादरियां आपत्ति करने लगी, वरना जाट लैंड शब्द खूब चलता रहा इस बेल्ट के लिए। ऐसे में जयंत चौधरी भाजपा के साथ है। मैंने एक बता देता हूँ, मैंने एक सपा के ही नेता से पूछा कि ईमानदारी से बताइए कि क्या जो गुजर वोटर है वो सपा का हो गया है। तो ये जो सिनेरियो है, बात निकल के आई कि जातियां जिस तरह से वोट करती हैं, आप जातिगत की बात कर रहे हैं, जातियां वोट कर रही हैं कि पहले उनकी बरादरी का कैंडिडेट हो, उनकी बरादरी का कैंडिडेट अगर नहीं है तो फिर धार्मिक ध्रुवीकरण नंबर 2 पे काम करते हैं, यानी कि उनके धर्म के लिहाज से हो कैंडिडेट हो उनकी तरफ। या उनका कहना था कि अभी भी पहली चॉइस धार्मिक लिहाज से गुर्जर समाज हो या दूसरे समाज, उनकी भाजपा ही है। तो यानी कि एकमात्र जो कार्ड बचेगा विपक्ष के पास या सपा के पास खासतौर से, वो यही बचेगा कैसे। देखिए, ये बात तो तय है कि जाट कैंडिडेट्स को वोट दें, टिकट दें, सॉरी, जाटों का एक बड़ा वोट हिस्सा जो है वो भाजपा के पाले में, ऑलरेडी भाजपा गठबंधन के पाले में रहने जा रहा। एक जो नई जो स्ट्रेटेजी कह सकता हूँ मैं इसको कि हाँ, सपा की इच्छा ये है कि कहीं गुजर वोट आ जाए किसी सीट पे, या कहीं ब्राह्मण कैंडिडेट दे दें तो वहां से ब्राह्मण वोट मिल जाए। वो तब है, कामयाब तब होती है, लगता है कि मुसलमान वोट जो है वो, जैसा आपने कहा भी, कि वो बिल्कुल इंटैक्ट होके जाए और फिर दूसरी बिरादरी जुड़ जाए तो शायद नहीं। और इसको अगर हम थोड़ा सा राणा जी इसको कन्वर्ट करिएगा, लोकसभा चुनाव में ऐसी कई विधानसभाएं हैं जो एक्चुअल में सब भाजपा के खाते में है, और लोकसभा चुनाव में इसी समीकरण के तहत वेस्ट यूपी में सपा ने बढ़त बनाई। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल जाट और गुर्जर सी डिसाइडिंग नहीं है हाँ पश्चिम उत्तर जी, प्रदेश बिल्कुल में। बहुत सारी अति पिछड़ी जातियां जी। हैं और उनका वोट बड़े मायने रखता है। आमतौर पर जाटों की और गुजरों की बात ज्यादा इसलिए होती है कि उनकी इकोनॉमी में एक उनका रोल है, वोकल ज्यादा हैं, पॉलिटिकली मोबिलाइज ज्यादा हैं, वो बड़ी बड़ी रैलियां करके प्रेशर बिल्डअप करने में माहिर हैं इलेक्शन के पहले। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों में सभी बिरादरों ने सीख लिया लेकिन है। आप देखिए, राजनीतिक चेतना सारी जातियों में जाति बड़ी है। कश्यप, सैनी, कुम्हार, जितनी अति पिछड़ी जातियां हैं उनमें बहुत तेजी से राजनीतिक सैनी चेतना समाज का का वोट भी विस्तार बड़ा हुआ है सैनी इंपॉर्टेंट, समाज में। काफी जागरूक था तो पिछले तो कुछ समय से। इसमें और इनका नंबर अच्छा खासा है वेस्टर्न यूपी ब्राह्मण में, समाज की तरफ से भी कई कार्यक्रम पिछले निश्चित दिनों तौर अलग पर। अलग और जगह उन सारी जातियों के नेता हैं हर एक दल में। जी। तो जो पीडीए के फॉर्मूले की बात समाजवादी पार्टी कर रही है वो बेसिकली मुस्लिम, गुजर और जाट नहीं है। उसको आप विस्तार में जाके देखिए कि वो जो विभिन्न जातियां हैं, जहां जिन जातियों का बोलबाला है, जहां जिन जातियों की संख्या ज्यादा है, आप सोचिए उन इलाकों में वो उन जातियों के कैंडिडेट्स को अगर तरजीह देंगे तो निश्चित तौर पर ये एक फैक्टर बनेगा चुनाव में, प्रभावशाली तौर पर बनेगा। और भारतीय जनता पार्टी के सामने एक मुश्किल ये भी है, जैसे आपने जाटों की बात की, तो सकौती के प्रकरण के बाद तो उनके सारे जाट नेता आपस में लड़ रहे हैं। जी। आप देखिए, मुजफ्फरनगर के एमपी संजीव बालियान के खिलाफ मेरठ के जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी ने मोर्चा खोला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कई लोकल नेताओं ने मोर्चा खोला हुआ है। और केवल जाट नेता ही आपस में भिड़े हुए नहीं है,
जिस तरह का के शब्द बाण वहां डॉक्टर संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच में हमने देखे हैं पिछले कुछ सालों के भीतर, तो उनके जो अलग अलग कास्ट के लीडर्स हैं उनके भीतर कंट्राडिक्शंस हैं। तो जब कोई पार्टी ताकतवर होती है, लगातार लंबे समय तक जीतती चली जाती है, तो उसके सामने एक मुश्किल ये होती है कि वो विभिन्न जातियों के नेताओं के बीच में संतुलन कैसे बिठाए। तो भारतीय जनता पार्टी संतुलन बिठाने की जंग से भी जूझ रही है इस वक्त, और ये चुनाव में क्या भूमिका निभाएगी, इसकी क्या भूमिका होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। चूंकि हम पश्चिम की बात करते हैं, इतना तय है राणा जी की पश्चिम में का जो चुनाव है राणा, हर जगह ही हालांकि रोचक होता है, पर चूंकि पश्चिम में एक बड़ा रोचक चुनाव होगा, इस पे हम आगे भी जो है इसी तरह के मुद्दों पे चर्चा करते रहेंगे, और कोशिश रहेगी कि अपने जो जो दर्शक हैं लगभग समय समय पे मैं हम और आप इस जो चर्चाएं हैं जो जमीन से जुड़ी, जो आपने कहा कि दरअसल असली बात यह है, जो जो मैं भी कहना चाह रहा था कि गांव देहात में अगर आप जाएं तो लोग पास चुनाव के अलावा कोई चर्चा ही नहीं बची है। निश्चित तौर पे, क्योंकि नेता ऐसा एक्ट कर रहे हैं ना। हाँ। आप देखिए कि अगर 15-20 दिन के भीतर मुख्यमंत्री के 3-3 4-4 कार्यक्रम लग जा रहे हैं, प्रधानमंत्री दूसरी बार आने को तैयार हैं, सारे प्रोजेक्ट्स को शुरू किया जा रहा है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तो ऐसे हैं कि जो अभी इस स्टेज में भी नहीं है कि उनको एकदम से और इनॉग्रेशन जो संभावित प्रत्याशी हैं वो भी गांव गांव अब जो है जाने लगे हैं। हाँ, बैनर प्रत्याशियों पोस्टर दीवारों पे लग चुके हैं। अब लोग उस मोड से बाहर आ गए कि पंचायत चुनाव होंगे पहले। हाँ जी, अब विधानसभा की सरगर्मियां तेज हैं, हो गई। उसी के हिसाब से शतरंज की बिसात बिछाई जाने लगी है, उसी के हिसाब से कैंडिडेट्स अपने को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप देखिए ना उनके सोशल मीडिया, इस बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेके तगड़ी जंग होने वाली है। इलेक्शन कमीशन ने जब से बैनर पोस्टर का बंद किया है कि बैनर पोस्टर लिमिटेड होंगे, खर्चा सीमित होगा, तब से सोशल मीडिया में सारे नेताओं ने, सारे दलों ने, सारे संभावित प्रत्याशियों ने ताकत झोंक दी है और बड़े पैमाने पे कैंपेन चल रहे हैं। उनके पेज देखिए, एक एक नेता ने अपने पेज को रीच बढ़ाने के लिए लगातार सालों साल काम किया है। उस पर कई कंपनियां आ गई हैं मार्केट में जो उनको हैंडल कर रही हैं पेड तरीके से और उनकी रीच बढ़ा रही हैं, उस पर डेली कंटेंट जनरेट कर रही हैं, उनका डेली का मूवमेंट डाल रही हैं, इक्वेशंस डाल रही हैं। तो एक तरह से वो एनवायरनमेंट बनना शुरू हो गया और बहुत गर्म एनवायरनमेंट इस समय। मौसम आप देख रहे हैं कि बूंदाबांदी का मौसम है, कई दिनों से अप्रैल जैसा मौसम तो टेम्परेचर है नहीं, लेकिन सियासत ने गर्मी वेस्टर्न यूपी में पूरी बढ़ा रखी। तो राणा जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो मुद्दे हैं, जो चुनावी चर्चा है, हलचल है, इस पे लेके हम चर्चाएं आपसे करते रहेंगे। अभी तो एक बड़ा, चूंकि आखिरी आज की आखिरी बात में करूं, बड़ा चर्चित मामला चल रहा है मेरठ में सेंट्रल मार्केट का। अतिक्रमण के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई हालांकि है, व्यापारियों के अपने दुख दर्द हैं, और बल्कि खबर भी लगातार चली कि भाजपा का गढ़ है, ऐसा गढ़ जहां मतलब एक तरफा वोट मिलती रही है, वहां सपा के कुछ नेता हैं, अतुल प्रधान विधायक हैं उनके, जो लगातार जा रहे हैं आ रहे हैं। तो ऐसे भी कुछ मुद्दे चुनाव में हो सकता है कि चलें। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, कोर्ट के आदेश पे इससे सरकार के प्रति कोई नाराजगी नहीं है। तमाम ऐसी बातें भी आने वाले दिनों में होंगी जो जो चुनाव को प्रभावित करेंगे। ऐसे ऐसे मामलों पर ही, चर्चाओं पे डॉक्टर रविंद्र राणा के साथ और बाकी विशेषज्ञ जो होंगे पश्चिम के, बातचीत होती रहेंगी, और अब तक हम अपनी चर्चाओं को भी और विश्लेषण को पहुंचाते रहेंगे। जी राणा। हाँ, निश्चित तौर पर स्थानीय मुद्दे कहीं ना कहीं रोल प्ले जरूर करेंगे। और ये जो आप मेरठ दक्षिण की बात कर रहे हैं, शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट जो है वो मेरठ दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। आज मेरठ बंद भी कॉल किया व्यापारियों ने उसको लेकर, और ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है और ये काफी लंबे समय से परेशानी का सबब बना हुआ है स्थानीय स्तर पर व्यापारियों के लिए। और निश्चित तौर पर ऐसे मुद्दों का इलेक्शन में जरूर कहीं ना कहीं एक इफेक्ट हो सकता है। अब ये भारतीय जनता पार्टी इस सब के डैमेज को कैसे कंट्रोल करने की स्ट्रेटजी बनाएगी और समाजवादी पार्टी या विपक्ष की दूसरी पार्टियां इसको कैसे अपने हक में ढालने की कोशिश करेंगी, ये देखने वाली बात होगी। समाजवादी पार्टी तो पूरी ताकत से लगी हुई है। अतुल प्रधान जो सरधना के विधायक हैं, उनका घर वहीं पे है सेंट्रल मार्केट में, वो पूरी नजर बनाए हुए हैं उस पर और पहले दिन से लगातार उसमें इंटरफेरेंस कर रहे हैं। और इस बार अभी तक लोगों में इस बात को लेके भी नाराजगी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की एक बड़ी फेहरिस्त है यहाँ पे, सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, मेयर हैं। इस बार अभी तक वो वहां गए नहीं हैं। पिछली बार तो गए थे और वहां पे शटर उठा के बंद खुलवाया था। अरुण गोविल साहब ने, जो एमपी हैं, लड्डुओं का वितरण किया था उस वक्त उन्होंने। तो वो तस्वीर भी बहुत वायरल हो रही है कि भाई इस बार लड्डू बांटने कब आ रहे हैं अरुण गोविल साहब। अब तो हथौड़ा चल रहा है, दुकानें टूट रही हैं, लोग
लोगों का कारोबार छिन रहा है, महिलाएं जिस तरह से विलाप कर रही हैं, बुजुर्ग जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आक्रोश में, गुस्से में, वो सब देख ही रहे हैं सोशल मीडिया में। तो निश्चित तौर पर स्थानीय स्तर पर सकौती का प्रकरण हो, चाहे मेरठ का सेंट्रल मार्केट का मसला हो, या अलग अलग जिलों में जो लोकल इश्यूज हैं, वो एक फैक्टर जरूर रहेंगे, वो एक रोल प्ले करेंगे। तो पश्चिम की चुनावी जंग पर हम अमर उजाला.com के साथ आपसे रूबरू होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।